ओके, सो लास्ट सेशन में हमने देखा था दैट फॉर इंटर स्टूडेंट्स इनकम टैक्स आपको 50 मार्क्स के लिए और जीएसटी 50 मार्क्स के लिए, जिसमें सीएमए वालों के लिए उसमें कस्टम ड्यूटी भी आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सीन द बैकग्राउंड ऑफ द टैक्सेशन, व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स अ टैक्सेस, रीजन बीइंग टू प्रोवाइड द वेरियस पब्लिक सर्विसेज। जैसे हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पब्लिक वेलफेयर की बहुत सारी फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है उसमें, इवन दो इट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। बेनिफिट क्या है उसमें? हाँ, लोअर कॉस्ट है, चीपर कॉस्ट है, तो हम कम पैसे में वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एजुकेशन में भी वही है। हेंस द गवर्नमेंट नीड्स अ मनी। तो गवर्नमेंट को जो पैसा आता है उसमें से एक मेजर सोर्स क्या है? टैक्सेशन, जिसमें जीएसटी से में पैसा आता है एज वेल एज इनकम टैक्स में से भी आता है। देयर वेर अदर सोर्सेस ऑल्सो। तो अदर सोर्सेस में हमें अंदर नहीं जाना है, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा। नाउ दीज आर द फ्यू टैक्सेस जो आपने खुद बताए थे, लाइक से जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, रोड टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है, वैट भी शायद सुना होगा आपने, सर्विस टैक्स भी सुना होगा। तो ऑल दीज आर द टैक्सेस विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सम टैक्सेबल इवेंट। कुछ ना कुछ टैक्सेबल इवेंट इसके पीछे जरूर है। हमने दो तीन नाम लिखे थे उसमें से, जैसे जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या लिखा था आपने? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सप्लाई इज नथिंग बट अ सेल। अगर आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हो तो ही वो टैक्स आने वाला है, वरना नहीं आने वाला है। देन एक्साइज ड्यूटी क्या लिखा? आइदर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, कुछ नया बनाओगे तो ये टैक्स आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। कुछ बेचना और बनाना, इसमें फर्क है क्या? जैसे आप नीचे ग्रोसरी की शॉप में जाओ, अगर उसको चॉकलेट्स मांग रहे हो 50 रुपए वाला, तो वो बना के दे रहा है या सिर्फ बेच रहा है? तो उसने खरीद कर बेचा है, तो कौन सा टैक्स आ सकता है? जीएसटी। लेकिन आपने उसको ऑर्डर दे दिया, नहीं नहीं मेरे को ऐसा ये फ्लेवर डाल दो, उसमें रोज वाला डाल दो, लवंग मिर्ची वगैरह सब डाल के एक चॉकलेट बना के दे दो ना। हाँ, तो एक्साइज ड्यूटी भी आ जाएगा बनाने के ऊपर, प्लस वो बेचेगा भी आपको, तो उसके ऊपर जीएसटी भी आ सकता है, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर कस्टम ड्यूटी हमने देखा था, दैट इज आइदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया और, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी आप बाहर से इंडिया में लेके आओगे, इंडिया से बाहर लेके जाओगे, तो कस्टम ड्यूटी आ सकती है। देन वी हैव सीन व्हाट इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू लेवी द न्यू टैक्स। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, हाँ। तो ठीक है, तो आपको पहले पूछना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 265, हाँ, इसे आपको पूछना पड़ेगा whether this article allows to collect any new taxes where there is no any law। तो यहाँ की वर्डिंग्स क्या है? नो taxes shall be levied except या unless under the authority of law। आपके पास एक कानून होना चाहिए, कौन से कानून के अंदर आप मुझे ये टैक्स लगा रहे हो, ये आप पूछोगे जरूर। कई बार हम पूछते हैं कि वो आरटीओ वाले मामा मिलते हैं, उनसे थोड़ी गाड़ी लेफ्ट राइट करके चला रहा था, तो आप उससे पूछ सकते हैं ना, व्हाई यू आर चार्जिंग मी द फाइन। है उसके ऊपर ऐसा? थोड़े बॉयज वगैरह से लेफ्ट राइट वाला समझ में आ रहा है ना, वैसे गाड़ी चलाते हैं, तो उसके ऊपर कोई फाइन है क्या? हाँ, रैश ड्राइविंग में वो आता है, तो जो डेफिनेशन है रैश ड्राइविंग की, कि उसमें वो ऐसा लेफ्ट राइट वाला जो गाड़ी है वो कवर हो जाएगा, सो यू कैन चार्ज द पेनल्टी। तो उसमें आप पूछ सकते हो कोई लॉ है या नहीं, ठीक है। रास्ते पर कचरा डालना प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसा कोई कानून है हमारे यहाँ पर कि हम रास्ते पे ऐसा कचरा लेकर चलेगा और बीच में डाल दिया, वो रास्ते के बीच में? मुझे रोड ही पसंद नहीं है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे गिर गया था, तो वहाँ पे कचरा डाल कर आ गया। दिस इज अलाउड सर, वो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, रास्ते पे कचरा नहीं डालना, इसलिए नहीं डालते, बट डाला तो क्या? यस, उसके लिए भी कानून है। लोकल अथॉरिटी ने वो कानून बनाया कि रास्ते के ऊपर कचरा डालोगे तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टी है। गलती से में भी प्रयास मत करना, कर दोगे और किसी ने देख लिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने देखा था, क्या हम शादी के ऊपर मोदी जी टैक्स लगा सकते हैं? तो यस, बट सब्जेक्ट टू द लॉ। अब लॉ बनाना भी होगा तो फिर से हर गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे पास उसका रेवेन्यू आना चाहिए। दो गवर्नमेंट है मेनली, सेंट्रल स्टेट, दोनों गवर्नमेंट चाहेगी ठीक है हमारे स्टेट में जितनी भी शादियां होगी उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। मोदी जी क्या बोलेंगे? हमारे इंडिया में, पूरे भारत में जितनी भी शादियां होगी उसका टैक्स हमें चाहिए। दोनों के बीच में फाइटिंग होगी ना कि हमें टैक्स चाहिए इसके लिए।
तो फिर से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि शादी के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो इसका कानून किसने बनाया है। तो टैक्स रिलेटेड कानून अगर आप ढूंढने जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कहाँ जाना है, आर्टिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कल दिखा दिया था, उसका आर्टिकल है 246, उसके अंदर शेड्यूल नंबर, ये चीजें याद रखनी है आपको एमसीक्यू के लिए, एक दो मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव के लिए आ सकता है। उसके अंदर लिस्ट 1, 2 और 3 तीनों भी है, यहाँ पर आता है। लिस्ट 1 इज नोन एज व्हाट, हु इज exclusively empowered to make the law, पार्लियामेंट, स्पेसिफिक वर्ड इज अ पार्लियामेंट, हम ऐसे बोलते बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज करेंगे, बट टेक्निकल मोर स्पेसिफिक वर्ड इज द पार्लियामेंट। लिस्ट 2 इज नोन एज who will make the law, state legislature, and list 3 is known as who will make the law, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मिलकर लॉ बनाएंगे। पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने माइनर डिफरेंस बता दिया, मेजर है वैसे तो, कि जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वहां पर मोदी जी, निर्मला ताई कभी भी खड़े होकर वो डिसीजन ले सकती है, लाइक से कुछ नोटिफाई वगैरह करना होगा तो, बट कोई कोई कानून बनाना है या उसमें चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा, पार्लियामेंट ही करेगा, मतलब सबकी उसमें सहमति जरूरी। देन तो ये आ गई लिस्ट 1, हमने इसमें इनकम टैक्स ढूंढ लिया, एंट्री नंबर 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाने का पावर तो है, बट कौन सा इनकम छोड़कर, एग्रीकल्चर इनकम छोड़कर बाकी सारी इनकम के ऊपर वो इनकम टैक्स लगा सकते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसका सेकेंड टॉपिक ही है, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्रीकल्चर इनकम, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे हम टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई कोशिश करने जा रहा है कि नहीं मुझे इसके ऊपर भी टैक्स लगाना है, तो कौन लगाएगा, हाँ लिखा है ऐसा एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 46 ऑफ द लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, उसमें लिखा है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, फिलहाल क्यों नहीं लगाया गया, अगर पावर भी है, वोट, एक ही रीजन है, वोट, अगर इसके ऊपर लगा दिया गया तो वोट नहीं मिलेगा, क्योस हो जाएगा, सब लोग मारने के लिए दौड़ेंगे उसको, ठीक है, तो शायद इस वजह से उन्होंने फिलहाल इनकम टैक्स नहीं लगाया। और हमें इस एक्टिविटी को प्रमोट भी करना है, राइट, हमारी कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बीजेपी तो चिल्ला रही है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दे दो, बट खाने के लिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं बचेगा तो क्या खाओगे, पॉसिबल है क्या ये, नहीं है, तो इसलिए इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमें प्रमोट करना है ना। और फिर से सवाल ये आता है कि शादी के ऊपर का टैक्स फिर से हमें ढूंढना है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो कहीं पर भी नहीं है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में 1, 2 और 3 में, हाँ 3 में है टैक्स, लॉ रिलेटेड विद द मैरिज, फिर से लेकिन यहाँ पर कौन कितने लोग हैं, स्टेट प्लस सेंट्रल, तो जो लॉ रिलेटेड टू मैरिज है वहाँ पे शायद वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है, तो ये लिस्ट 3 में आ जाएगा, विल गेट द रिवेन्यू ना, हाँ तो यहाँ पर चांसेस है दोनों को भी यहाँ पर रिवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यही चीज़ आपको जीएसटी में भी आएगी, यहाँ पर भले ही बोथ लिखा है लेकिन फिर भी एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई, बड़ा भाई है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात उन्हें पसंद नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर, मोर पावर, कि उस चीज़ को बदल सकता है। तो क्या होता है आपके घर में अगर कोई डिसीजन के ऊपर बड़े भाई और छोटे भाई को लेना है, मम्मी ने केक रख दिया, पेस्ट्री रख दिया और बोला मिल बांट के खा लेना दो लोग, एक बड़ा भाई है और एक बहुत छोटा भाई है, विल गेट द मोर केक, लॉजिकली किसको देना चाहिए था, छोटे को देना चाहिए, बट पावर किसके पास ज्यादा है, वो एक झापड़ मारेगा, तो बैठ, मम्मी ने क्या बोला है, शुगर के आइटम्स तुझे नहीं खाने, ये ले एक चम्मच लेके आ, छोटी वाली ला, बहुत बड़ी लेकर आ, ये ले, हाँ तेरे हिस्से का हो गया, ये बाकी बचाओ, मैं बड़ा हूँ, मेरा 60 किलो वेट है, 70 किलो, उस हिसाब से मुझे खाना पड़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा रोएगा रही है, ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है, लिस्ट 3 में भी जो बड़ा भाई है विल गेट द मोर रेवेन्यू, तो चांसेस है फाइटिंग की, फिलहाल तो इसमें रेवेन्यू रिलेटेड कोई आइटम्स नहीं है, ठीक है। नाउ ये हमारा लॉ बन चुका है 82 के थ्रू, और दिस इज इनकम टैक्स लॉ नाउ।
लॉ और एक्ट, ये वर्ड आपने पहले भी सुने हुए लॉ में, बराबर। लाइक से मेनी टाइम्स वी से कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनीज एक्ट। फर्क एक्ट में और लॉ में फर्क क्या है? हाँ, नए लोग हैं वो बताओ जरा, कोशिश करो। महिमा, महिमस ना, महिता हो सर, महिता। फाउंडेशन हो गया आपका, पास भी हुए हो ना लॉ में? चलो कोशिश करो। कुछ बनाना नहीं, बताना है आपको, लॉजिक बताना है, बनाना नहीं, कुछ क्रिएट करवा के। नहीं, नए लोगों से मैं पहले लेता हूँ। टेस्ट भी कर लेते हैं ना, सच में पास हुए या पास करवाए गए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। वही नहीं, ये पहली बार सुनाई का वर्ड, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, जो बताया था वही बता, हाँ यस इस टाइम। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम कुछ बना देते हैं। ये बीकॉम में जरूर चल जाएगा। यू विल गेट द डिस्टिंक्शन आल्सो। ठीक, बट उसने कोशिश की, डोंट। ये जनरल कमेंट है, मैं सबके लिए यूज करूंगा, डोंट, बुरा मत मानना। तो देखो, एक्ट ये थोड़ी सी नैरो कंसेप्ट है, लॉ एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है। जब आप बोलते हो कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्ट, द अदर रूल्स ऑल्सो। कई बार बहुत सारी चीजें होती है वो एक्ट में नहीं लिखी जाती, वो अदर किसी नोटिफिकेशंस में लिखी जाती है, रूल्स में लिखी जाती है। तो इस कंबाइन चीज को लॉ कहा जाता है। तो लॉ वाइडर कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर देखने के बाद फिर आप फिर से डाउट पूछ सकते हो। तो इनकम टैक्स लॉ जो वर्ड है, अगर आप हिंदी या मराठी में देखोगे तो इसका दोनों का भी मीनिंग कानून ही होगा। तो अलग से वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा कायदा या कानून, बट यस देर इज अ डिफरेंस। तो इनकम टैक्स लॉ ये वाइडर अभी पकड़ के चलो, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लॉ में क्या आता है? पहली चीज आती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच अप्लीकेबल फ्रॉम द 1962। इसमें 298 सेक्शंस है। अभी मैं नहीं बोलूंगा कि इसको इतने अंदर पूरा बैकग्राउंड याद रखो। रीजन बीइंग, एक नया एक्ट आ चुका है, बराबर, 2025 का फाइनेंस एक्ट। ये मैं बताऊंगा दोनों में फर्क है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये आ चुका है, उसके सारे सेक्शन नंबर वगैरह चेंज होंगे। बट अभी हमारी जो एग्जाम है उसके लिए कौन सा वाला एक्ट अप्लीकेबल है? 61 वाला ही अप्लीकेबल है। और जो हमें सेक्शन नंबर भी याद रखने हैं, ये कौन से वाले के? 61। अगले 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट, उसके बाद भी अगर आप पास नहीं हुए तो आपके लिए नया वाला फाइनेंस एक्ट 2025 आ जाएगा, जिसमें सारे सेक्शन नंबर चेंज हो जाएंगे। हाँ, अंदर का कंटेंट सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, माइनर चेंजेस है। बट पूरा रिस्ट्रक्चर हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में कुछ सब्जी बना रहे हैं, तो थोड़ी क्या हो गया, तीखा हो गया तो थोड़ा उसमें मीठा डाल देते हैं, फिर ज़्यादा मीठा हो गया तो थोड़ा तीखा डाल देते हैं, हल्दी ज़्यादा हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, अब क्या डालेंगे? पानी डाल देंगे। सो दिस इज हाउ द मिक्सचर हैज बीन डन। फाइनली टेस्ट करने के बाद पता चला कि अब इसमें कुछ एडिट हो सकता है क्या? ये एडिट कर भी दिया तो इफेक्टिव कुछ नहीं आएगा, राइट? ऐसे केस में एक नॉर्मल डिसीजन क्या होना चाहिए? पूरी नई बना दो सब्जी। तो जो पुराना एक्ट है 1961 का, काफी पुराना है, ट्रेडिशनल है। हर साल उसमें हम चेंज करते 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 जा रहे हैं, रिडंडेंट हो गया, बहुत सारी प्रोविजंस है आउटडेटेड हो चुकी है, कितनी बार चेंज करेंगे हर बार? तो उन्होंने सोचा एक काम कर दो, सब्जी को फेंक दो, एक नई वाली फ्रेश आज के जनरेशन के हिसाब से बना दो। तो इसलिए 2025 बनाया गया, अदरवाइज हम पुरानी चीज़ों को 1961 से लेकर आज तक चेंज करते आ रहे हैं। तो टोटल फिर भी नॉन 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स है इसमें। हम्म। अब इसमें जो 298 सेक्शंस है वैसे देखा जाए तो मेन सेक्शंस 298 है, जिसमें यूजुअली किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है वो क्या होता है? किसी भी एक्ट का सेक्शन 1, नहीं नहीं, देखो मत। हाँ, नेम, एक्सटेंट एंड अप्लीकेबिलिटी। तो ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा? ये यूरोप में अप्लीकेबल होगा, यूएसए,
श्रीलंका वगैरह, क्या लगता है कहाँ अप्लीकेबल होना चाहिए? इंडिया। तो सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, बिकॉज उसके लिए पहले अलग कानून बनाया जाता था। आर्टिकल 370 पता होगा आपको, वो हटा दिया गया, उसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे फिलहाल, बट यस दिस एक्ट इज अप्लीकेबल इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। एक एग्जांपल देता हूँ, सर्विस टैक्स जो था, सर्विस टैक्स वाज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर था वो, क्योंकि उन वहाँ की सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इट वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिवेन्यू, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए सर्विस टैक्स, क्योंकि पैसा वैसे भी किसको मिलने वाला है? सेंट्रल को, तो हमारे स्टेट में सर्विस टैक्स नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक्ट ये कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। नाउ द इंडिया, होल लैंड मास ऑफ इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? फेंकना मत, बताना है आपको। हाँ, नहीं तो हम एग्जाम क्या लेते, देयर वेर अर्लियर 28 and subsequently there is an increase in the states also। पता नहीं ना कितना हुआ है, एक वो बड़ा या दो बड़ा या 25 प्लस ऐसा बोल के छोड़ देंगे, इसमें गलत है क्या? इन इंडिया देयर आर 25 प्लस स्टेट्स, व्हाट इज द रॉन्ग इन? हाँ 25 प्लस तो है ही, तो ऐसा बीकॉम में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लिखना है, हाउ मेनी स्टेट्स? गूगल करो जरा, आपका दोस्त तो वही है, वो क्या बता रहे, देखो एक बार। मुझे पता है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ये आपको जीएसटी में ज्यादा काम में आएगा। वैसी चीजें जो ढूंढ के निकालते हैं वो ज्यादा पीरियड तक हमें मिल गया, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है प्लस यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाता है? इंडिया। हर जगह पे हमारा इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल। नाउ देयर आर 298 सेक्शंस। पहला सवाल ये आता है क्या हमें एग्जाम में सेक्शन नंबर याद रखने? तो सेक्शन मैंने बोल दिया अप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशन, दैट इज करेक्ट। उसके बाद सेक्शन 3 से अलग अलग सेक्शन की शुरुआत होती है, हर एक्ट में अलग अलग होते हैं सेक्शंस। तो क्या ये सेक्शन नंबर हमारे एग्जाम के लिए याद रखने? वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट में होने दो 400 500 कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम के लिए क्या? यस, 298 सेक्शन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, बट लिमिटेड सेक्शंस दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताते जाऊंगा, मार्क करते रहेंगे हम, बहुत ज्यादा याद नहीं रखने, लिमिटेड। नहीं तो मैं तो बोल दूंगा चलो सारे याद रखो, पॉसिबल है कि नहीं? आपका दिमाग भी बहुत छोटा है, और उसमें सिर्फ ये टैक्स नहीं, बाकी भी सब्जेक्ट होंगे। कोई कोई तो बोध ग्रुप दे रहा है, बट तो दिमाग तो उतना ही होगा पहले से, वो तो नहीं बढ़ा होगा कि बोध ग्रुप या वन ग्रुप से मेरा दिमाग थोड़ा बढ़ गया, भगवान ने बढ़ा दिया। तो उसी में आपको सारी चीजें सेव करनी है, तो मैं बोलूंगा लिमिटेड चीजें जो सेक्शन नंबर याद है रहेंगे वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी। वैसे तो 298 सेक्शन आप याद कर लोगे, राइट, बट दीज आर द मेन सेक्शन नंबर। अगर आप इसे चेक करने जाओगे, देयर आर सब सेक्शंस। क्या होता है सेक्शन? सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, और उसके बाद अच्छा इतना ही, ठीक है, तो आपके लिए इतना ही काफी है। तो जैसे एक गिफ्ट का एक सेक्शन है जो मैं बोलता हूँ याद रखो। हाँ बताओ कौन सा है गिफ्ट वाला सेक्शन? सेक्शन 56 टू 10, ऐसा एक सेक्शन है, मतलब सेक्शन नंबर 56। ये टू क्या है? सब सेक्शन, और ये क्लॉज 10। हाँ, उसके नीचे सब क्लॉज भी होगा। तो ऐसे अगर आप बना, देखो यहाँ पे दो है मतलब एक भी होगा पहले, बराबर ना? डायरेक्ट तो दो नहीं आया होगा, दो है मतलब तीन भी तो हो सकता है, चार पाँच छः आगे पता नहीं कहाँ तक होगा। ये 10 है मतलब इसके पहले क्या होगा? 100%। रोमन 1 2 3 4 9 तक तो होगा ही, फिर 10 आए, मतलब ये सिर्फ 56 के अंदर इतने मल्टीपल सेक्शंस आ गए। तो ये 298 में कितने होंगे? तो बट फिर भी मैं इसलिए मैंने बोला है, मैं जो बोलूंगा उतने ही याद रखना, ठीक है? तो जो आपके पास नोट्स है सब लोगों के पास, इनकम टैक्स एक्ट जो लिखा है उसके नीचे लिख दो, थोड़ी स्पेस होगी, फॉर लेवी एंड असेसमेंट, फॉर लेवी एंड असेसमेंट, फॉर लेवी एंड
असेसमेंट। तो एक्ट का काम है कि लेवी करना इनकम टैक्स, असेसमेंट करना मतलब कैलकुलेट करना। ये किस चीज़ का काम है? इनकम टैक्स एक्ट 60। नाउ नेक्स्ट कम्स अंडर द लॉ इनकम टैक्स रूल्स, उसके नीचे पहले लिख दो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लॉ। तो इसका काम क्या है? एक्ट बनने के बाद भी रूल्स क्यों जरूरी है? पूरा एडमिन का काम संभालने के लिए हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आपके पेरेंट्स आईटीआर फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इतनी जानकारी तो आपको होगी। एक्ट सिर्फ क्या बोलता है, सर अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए तो आपका 50,000 रुपए टैक्स, लेट्स से, ठीक है, कितना 50,000 टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट ये बता के चला जाएगा कि आपके ऊपर टैक्स लागू होता है, 50,000 रुपए आपको भरना पड़ेगा, ये बता के वो चला गया। अब प्रॉब्लम ये आती है 50,000 जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, वो कैसे पे करें? ये कौन से गवर्नमेंट के पास जाता है 50,000 वाला इनकम टैक्स? सेंट्रल, मतलब मोदी जी या निर्मला ताई। उसको हमें वो टैक्स पहुंचाना है उसके पास। कैसे? उसके घर चले जाएं, वो ऑफिस में, पार्लियामेंट में उधर ही खड़े रहेंगे, मैडम रुको, मेरे पापा का इनकम टैक्स है वो देने के लिए बोला आपके पास। वही तो, कैसे पे करोगे? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। ये किसी के हाथ में ऐसे रास्ते में कोई मिल गया, आप कहाँ से हो? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मोदी जी के पास पहुंचा देना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपको रूल्स में बताई जाए। रूल्स इज फॉर द पर्पज ऑफ, एक टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचाना, तो उन्होंने क्लैरिटी रूल्स में दे दी है कि आपको ये क्या करना पड़ेगा। एक चालान, चालान का फॉर्मेट भी रूल्स में दिया है। ऐसा फॉर्मेट आप या तो वर्ड में बना दो या वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसकी प्रिंट ले लो, उसके ऊपर लिखो नेम, पैन, एड्रेस, उसके ऊपर 50,000 डाल दो, असेसमेंट ईयर वगैरह सब डाल दो, और ये पैसा लेकर बैंक में चल जाओ। कौन से बैंक में? वो भी रूल्स में लिखा है, नोटिफाइड बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र चल जाएगा, एचडीएफसी चल जाएगा, वहां पे जाके 50,000 रुपये जमा कर दो। जमा करने के बाद उस चलन के ऊपर जो डिटेल्स है उसके हिसाब से वो पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। ये किसने बताया है? रूल्स। दूसरा, आप बोल रहे हो आईटीआर भरना पड़ता है, वो कैसे? पोर्टल पे जाके। पोर्टल तो अभी रिसेंटली आया 8-10 साल, उससे पहले तो मैन्युअली हुआ करता था, मैन्युअली फॉर्म भरने पड़ते थे। उसका फॉर्मेट अगेन रूल्स। रूल्स आपको एक आईटीआर का फॉर्मेट देगा, वो आप वर्ड में बनाओ या सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करो, उसमें सारी चीजें मेंशन करो, और ये फॉर्मेट जाके डिपार्टमेंट में जमा करके आ जाओ। तो कहीं पर भी अगर आप रास्ता भटक गए हो तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन संभाल रहा है? इनकम टैक्स रूल्स 1960। क्या इसकी जरूरत है पढ़ने की? अगर सीए बनने के बाद मैंने सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ लिया है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, और मेरा क्लाइंट बोल रहा है सर ये, हाँ ये आपने बोला ना 50,000 पढ़, ये रो, क्या करूँ इसका मैं? कहाँ भरना है? तो अगर मैंने रूल्स नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसे नहीं बता पाऊंगा कि इसको एग्जैक्टली पे कैसे करना। नेक्स्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके नीचे लिखो फॉर अमेंडमेंट्स इन अ प्रोविजंस एंड टैक्स रेट। इनकम टैक्स के जो रेट है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट देता है। अमेंडमेंट्स इन अ प्रोविजन एंड इनकम टैक्स रेट। अच्छा, इनकम टैक्स रेट पहले पहले जाते हैं। रिसेंट वाले अभी रेट क्या है, कोई आइडिया है इनकम टैक्स के, जिन लोगों ने कुछ बाहर का मटेरियल पढ़ा होगा? हाँ, 4 लाख तक नील है, या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा 12 लाख तक। हाँ, मतलब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके ऊपर अगर आप पैसा कमाते हो तो टैक्स आ जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, अदरवाइज लास्ट ईयर में 7 लाख तक। तो आज के डेट में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो 12 लाख रुपए पैसे कमा रहा है इंसान, वही एक आम आदमी है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं आना चाहिए। तो बेसिक एग्जाम्पशन हमारे हिसाब से फिलहाल समझने के लिए 12 लाख रुपए ले ले। अब यही हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि आपके पेरेंट्स का दौर, जब वो यंग होंगे, मतलब हमें 25 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, राइट? 2000 की बात कर, उस साल 12 लाख रुपए का इनकम मतलब बहुत ज्यादा। या दादाजी के जमाने में 1980s की सीरीज, दादाजी उस वक्त 12 लाख रुपए कमा रहे थे, तो पूरे गांव में सबसे अमीर वही होंगे।
क्या उस वक़्त उनको 12 लाख रुपए एग्ज़म्पशन देना ठीक था क्या? कितना एग्ज़म्प्ट होना चाहिए था? उस वक़्त दादाजी की सैलरी 1 लाख रुपए थी, वो फिर भी अमीर थे पूरे गाँव में। तो उस वक़्त 1 आध लाख रुपए 60,000 70,000 रुपए देना ठीक रहेगा। तो ये लिमिट क्यों बढ़ता जा रहा है? रीज़न बीइंग कि लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका लिमिट भी बढ़ाना ज़रूरी है। हेंस दिस काइंड ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड एज़ अ सोशल लॉ। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, सोशल लॉ क्यों है? जैसे सोसाइटी का बिहेवियर चेंज होता जाएगा, वैसे हमें लॉ को बदलाव करने की ज़रूरत है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। बाकी सारे लॉ में ऐसा नहीं होता है कई बार। जैसे 50 साल पहले किसी ने मर्डर किया होगा और आज कोई मर्डर करता है। सर उस वक़्त ज़्यादा पनिशमेंट अभी तो बहुत लो पॉपुलेशन हो गया 140 140 करोड़ है। 4-5 मार दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? एक मर्डर का 1 साल का सज़ा दे दो ऐसा 4 किया तो 4 साल। डू यू थिंक सच काइंड ऑफ अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी? उस वक़्त आदमी भी कम थे, अभी ज़्यादा हो गए तो नहीं। इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी लेकिन इसमें आपको ज़रूरत है, इनकम में आपको करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर बेस्ड दादाजी ने पढ़ाई कितने पैसे में पूरी की होगी? पूरा ग्रेजुएशन? नहीं, नहीं, उसमें तो उनकी शादी भी हो गई आपके 1 साल की फीस में। तो पूरा ग्रेजुएशन उन्हें मुझे लगता है 4-5 हज़ार में खत्म किया होगा, वो भी अच्छे वाले कॉलेज में और शादी 20-25 हज़ार में, वो भी धाम-धूम। आपका जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही फीस 1.5 लाख रुपए होता है। अभी थोड़ा कम हुआ होगा राइट? तो उस वक़्त का जो कानून था और आज का जो कानून है उसमें चेंज करना ज़रूरी है, इसलिए हमें हर साल बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट इज़ डन थ्रू द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल बजट आता है, हर साल चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए कौन-सा वाला बजट एप्लीकेबल है? व्हिच बजट इज़ एप्लीकेबल? कौन-सा फाइनेंस एक्ट? लिख देना वहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020। लास्ट बार 24 होगा, इस बार 25। वैसे तो आपके एग्ज़ाम तक 26 भी हो जाएगा राइट? बजट कब आता है? फर्स्ट फेब को बजट आ जाता है। तो अभी इमीडिएटली मुझे लगता है अभी कितने दिन 15-20 दिनों के बाद आ जाएगा। वो अभी के आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2026 में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, जनवरी की छोड़कर सीए वालों की बोल रहा हूँ, मई के आगे उनके लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम के लिए 27 की एग्ज़ाम हाँ, सॉरी 27 की हाँ। सो फाइनेंस एक्ट 2025 इज़ एप्लीकेबल अगर चाहो तो इसके सामने आपके अटेम्प्ट भी लिख देना, तो फिर से कन्फ्यूजन। सीएमए वालों के कौन से? जून, दिसंबर स हाँ, और सीए वालों के लिए हाँ, ये दोनों 26 के होंगे। तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ अगले 3 अटेम्प्ट के लिए आपको दो हाँ, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं। जनवरी में रहता है ना एग्ज़ाम आपका? हाँ, मेरा सीए हो चुका है। पता होगा ना सर ने? हाँ, मैं क्वालिफाइड सीए हूँ, बट हमारे वक़्त 2 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे। 2 एग्ज़ाम बोलना चाहिए वैसे तो बट ठीक है। सीए में आ गए तो अटेम्प्ट बोलना भी ज़रूरी है कि एक अटेम्प्ट में एक एग्ज़ाम में हम पास नहीं होते कई बार। मैक्सिमम टाइम्स यस आपके पास पोटेंशियल है तो आप पास हो जाओगे। तो अभी ये 3 वाला आ गया नाटक, ठीक है? आई डोंट एग्री विद दिस ठीक है? मेरे एग्री ना एग्री होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होता है, जब तक रिज़ल्ट आ जाता है हाथ में, तब तक 1 डेढ़ महीना ही बचता है मैक्सिमम और फिर अभी सोचने लगता है अब क्या करूँ? एक ग्रुप, बोथ ग्रुप या कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये अटेम्प्ट छोड़ना भी पड़ता है कई बार, ऐसा भी होता है। सो इन माय व्यू जो 6 मंथ वाला जो पीरियड था, वो सबसे बेस्ट था। रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास 3, साढ़े 3, 4 महीने बचते थे। आप अच्छा सा एक डिसीज़न ले सकते, बट ठीक है, एनीवे आपके सामने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट भी आप करने वाले हो ना सब लोग? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होने वाले हो ना? हाँ, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट क्यों सोच रहे हो? चलो।
ये मैंने अटेम्प्ट बता दिया। फाइनेंस एक्ट 2025 में जो जो चेंजेस आए बजट में 1 फरवरी 2025 को, जो निर्मला सीतारामन ने जो प्रपोज किया था सब्सिक्वेंटली, ये जो बिल था इसको शुरुआत में फाइनेंस बिल बोला जाता है। कल मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था, ये अभी भी आएगी, वो जरूर देखना। सुबह सुबह वो चालू हो जाएगा तो हम यहाँ पे टीवी पे लगा देंगे। निर्मला ताई अभी हमारी किस्मत से वो पढ़ेगी, शी विल मेक सम प्रपोजल। अभी 12 लाख है तो पता नहीं अभी उसके दिमाग में क्या आएगा, 12 का 15 हो रहा है या 12 का 10 हो रहा है वो पता नहीं। तो फिर से वो प्रपोजल करेगी फॉर द चेंजेस इन द रेट। और उसमें मैंने बोला जब सब तालियां बजा रहे, बेंच बजा रहे तो एक्सेप्टेड, बेंच उठा रहे तो रिजेक्टेड। तो ऐसा उसमें जरूर होगा। कोई अच्छा होता है डिसीजन सब लोग हाँ बोल देते हैं, उसमें अपोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं। तो शुरुआत में ये होता है बिल, उसके बाद बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। कौन है हमारे प्रेसिडेंट? हाँ, स्पेलिंग है ना, नहीं बना सुधा कई तरह है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा वो नाम, रहने दो। निर्मला सीतारामन का भी नाम नहीं आएगा, बट यस यू शुड नो अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीएमओ, ये पता होना चाहिए आपको। फिर उनकी साइन हो जाएगी। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेज, डू यू हैव एनी आइडिया? वो जो बिल है या जो भी प्रपोज्ड एक्ट है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है और उसके बाद ही वो अप्लीकेबल होता है, तब तक वो अप्लीकेबल नहीं होता है। ऑफिशियल गैजेट पता है? किसी ने गैजेट कभी करवाया है? जो है भारतीय राजपत्र। मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि बचपन में मेरा नाम ठीक से नहीं रखा है मेरे पेरेंट्स ने, मुझे वो नाम बदलना है, इज इट पॉसिबल एज ऑन डेट? तो आप गैजेट में चले जाओ, वहाँ पे बता आज से पहले मेरा नाम सो एंड सो था, इसके बाद मुझे रवीना के नाम से पहचाना जाएगा। दैट यू कैन मेक द ऑफिशियल गैजेट। या किसी को स्पेलिंग में दिक्कत है, किसी ने बोल दिया नहीं नहीं ये 5 वर्ड नहीं होने चाहिए या 6 नहीं होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 6 का 10 कैसे करेंगे अभी? 4-5 बार ए डाल दो सबके आगे, ए तो 10 बन जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू डू द ऑफिशियल। तो जैसे ऑफिशियल गैजेट में वो आ जाता है वो लॉ अप्लीकेबल, ठीक। इसके डिटेल में अब अभी नहीं जाएंगे। नाउ कम टू फर्स्ट पेज नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी तक एनुअल फाइनेंस एक्ट तक पहुंच गए, नोटिफिकेशन के पास जाते हैं, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसएससी फॉर एवाई और पीवाई। आगे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उससे। तो अभी हमने देखा जो फाइनेंस एक्ट 2025 है वो किसके लिए अप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2025 इज अप्लीकेबल फॉर पीवाई 25-26। अब ये बहुत गड़बड़ वाला वर्डिंग है, पीवाई एंड एवाई। पीवाई इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर। वैसे तो पीवाई का फुल फॉर्म है प्रीवियस ईयर। एक आम आदमी क्या सोचता है पीवाई के बारे में? पीवाई मतलब लास्ट ईयर, पिछला साल। वैसे नहीं, एक्चुअली इट इज अ करंट ईयर। तो जब भी आपको वर्ड आएगा पीवाई, बाय द टाइम आपको ये पता चल जाएगा, बट अभी पीवाई इज इक्वल टू व्हाट? फाइनेंशियल ईयर समझ लें। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चालू है आज के डेट में? जनवरी 26 में है हम आज, मतलब कौन सा एफ वाई हो गया ये? 25। खत्म कब होगा ये? 31 मार्च 2026। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ये एफ वाई जो है ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 को और एंड होगा, इसी एफ वाई को हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेट मत करो, पी वाई मतलब लास्ट ईयर। पी वाई इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल। तो और आपको सवाल पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इनकम अर्न ड्यूरिंग द एफ वाई 25-26। तो आपने कैलकुलेट कौन से पीरियड का किया होगा? इस पीरियड का। और इसमें आपने 15 लाख रुपए कमा लिए। फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ व्हाट इज द इनकम अर्न इन अ पी वाई 25-26? फिर भी आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजेबल वर्ड है, काफी सालों से चला आ रहा है। इसको नए वाले एक्ट में रिमूव कर दिया बिकॉज रियली इट इज अ कंफ्यूजन। इसके बाद आप उसे एफ वाई के नाम से जानते हो, डिपार्टमेंट उसे ए वाई बोलता है, असेसमेंट ईयर।
असेसमेंट ईयर मतलब द इनकम विच इज असेस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो यूजुअली असेसमेंट ईयर इज द नेक्स्ट टू द पीवाई, मतलब 2020, 26, 27 ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका थोड़ा लॉजिक मैं बताता हूँ। एक्चुअली इट इज इलॉजिकल प्रोविजन, फिर भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। असेसमेंट ईयर मतलब है जिसमें आपका इनकम एक्चुअली असेस होता है। जैसे अभी आपका एग्जाम होगा, आपका फाउंडेशन वालों का एग्जाम कहाँ से कहाँ तक था? डेट बताओ जरा। 16 सितंबर 2025 से लेकर, ठीक है, इस पीरियड में आपने मार्क्स अर्न किए होंगे, है ना? उससे पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। तो जो भी आपको एग्जाम देना है, जो भी मार्क्स अर्न करनी है, इसी पीरियड में हो सकता है। तो इसको मैं अभी पीवाई बोल देता हूँ, प्रीवियस ईयर, जिसमें आपने क्या किए, मार्क्स अर्न किए। ये एग्जाम देने के बाद क्या लगता है आपको, उस दिन आपने 16 तारीख को पेपर दे दिया तो इमीडिएटली 16 तारीख को इंस्टीट्यूट की तरफ से रिजल्ट आ जाता है कि शाम को ऐसा आ गया मैसेज आज का रिजल्ट ये नहीं? इट टेक्स अ टाइम। कितना टाइम लिया था उन्होंने? ठीक है, 40-45 डेज ले लिया। तो जो आपका पीवा है, मतलब इनकम अर्न करने का या मास अर्न करने का पीरियड यहाँ खत्म हो गया, और उसके बाद इंस्टीट्यूट का पीरियड स्टार्ट हो गया 23 सितंबर से रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक। इस पीरियड में इंस्टीट्यूट ने क्या किया होगा? आपके मार्क्स असिस्ट किए होंगे, मतलब कैलकुलेट किए होंगे, वेरीफाई किए होंगे, और वो डिक्लेयर कर। तो दिस इज वन काइंड ऑफ लॉजिक यू कैन से। इस पीरियड में हम इनकम कमाएंगे, इसके बाद डिपार्टमेंट असेस करेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। दैट इज कॉल्ड एज अ असेसमेंट। तो पीवाई आपकी इनकम कमाते रहो कब तक? 31 मार्च 26 तक इनकम कमाते रहो। डिपार्टमेंट का पीरियड कहाँ से शुरू होगा? 1 अप्रैल 26, अगले दिन से उनका काउंटडाउन चालू हो जाएगा। पूरे एक साल भर तक वो कैलकुलेट करेंगे। दिस मे बी अ सेल्फ असेसमेंट या डिपार्टमेंटल असेसमेंट, और उसमें वो इनकम कैलकुलेट करके प्रॉपरली असेसमेंट करके आपका टैक्स आपको पे करना है या डिपार्टमेंट आपसे पे करवा देगा। सो अगर फिर से मैं यहाँ पे यही सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द इनकम ऑफ AY 26-27? तो AY 26-27 का PY कौन सा है? 25-26, और उस पीरियड में कमाया गया इनकम कितना है? 15 लाख। तो आपको दोनों वे से पूछा जाए, तीनों वे से बोल सकते हैं। PY एंड FY इज द सेम, लेकिन जब AY का पूछा जाए तो आपको इनकम कौन सा बताना है? PY का बताना है। ये थोड़ा बाद में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिक्कत ये आती है। देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ इशू कहाँ आता है। वी फाइल्स द ITR एज अ CA फॉर मेनी क्लाइंट्स। ITR भरते रहते हैं, कई बार हम उनको ये कॉपी हम नहीं देते, जब जरूरत पड़ेगी तब। अचानक से मुझे क्लाइंट का फोन आ जाता है, आपका नाम? हाँ, नितेश मुझे कॉल करेगा, सर मेरे को ना 24-25 का ITR भेज दो। कौन सा ईयर बोला उसने? 24-25। ही डोंट अंडरस्टैंड द AY एंड PY। आपको समझ में आएगा, अभी तक पूरा नहीं आया होगा, अभी भी थोड़ा डाउट है ये क्या बताया सर ने, पता नहीं। आप सिर्फ पूछते हो 24-25 का मुझे ITR भेज दो। अब मैं बोलूंगा 24-25 का ITR मतलब PY 24-25 या AY? वहां से मैं उन्हें पूछूंगा कौन सा चाहिए, AY 24-25 या PY? ये क्या होता है? शैल आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू? फिर फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, काम करो सर, आपके पास जो लास्ट वाला ITR है ना, उसका फोटो भेजो, और उसके हिसाब से मंगला वाला हम उसको भेजते हैं। अच्छा, देन प्रॉब्लम फिर से और एक प्रॉब्लम। हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में, जो अभी ईयर जस्ट खत्म हुआ है, PY 24-25, इसके ITR फाइल हो गए। बराबर, इसकी जो ड्यू डेट थी हमने ITR फाइल। PY 24-25 मतलब ही AY, ठीक है, ये उसी के ऊपर लिखा होता है, दोनों लिखा होता है। ये फाइल हो चुका है। अभी हम फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कॉपी होती है, ITR V मतलब एक्नॉलेजमेंट, जो रिसिट आती है, रिसिट के ऊपर सिर्फ लिखा होता है 2025, लेकिन उसमें PY नहीं लिखा जाता। डिपार्टमेंटल की रिसिट आती है तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? AY 25-26।
क्योंकि पीवाई 24-25 का ईवाई क्या है 25। अब मार्च जैसे हो जाएगा फिर से हमें और एक साल का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हमारे ऑफिस से फोन जाएगा नीतीश को, नीतीश आपका रिटर्न फाइल करना है। तो कौन से ईयर का, हम क्या बोलेंगे कौन से ईयर का 25। अब वो उसके फाइल में चेक करेगा, फाइल के ऊपर सबसे पहले ही पेज पर क्या लिखा हुआ है 25-26। वो क्या बोलेगा सर ऑलरेडी हमने 25-26 का रिटर्न भर दिया है। तो मैं बोलूँगा ठीक है एक काम करते हैं फिर 26-27 का भरते हैं। 26-27 को सर वो तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हुआ है क्या 27 खत्म ही नहीं हुआ है। सो दिस कंफ्यूजन गेट्स अराइजेस मेनी टाइम्स। इसलिए इस सिस्टम को 2025 वाला जो एक्ट है उसमें ही हटा दिया, टैक्स ईयर रख दिया। 24-25 ये टैक्स ईयर, उसे आप पी वाई इज इक्वल टू टैक्स ईयर, एफ वाई इज इक्वल टू टैक्स ईयर, टैक्स ईयर इज इक्वल टू। तो सिर्फ इसके आगे वाली सिस्टम थोड़ी नॉन कंफ्यूजन वाली होगी, बट अभी आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद स्टेटस है और इनकम्स। चलो थोड़ा वापस आते हैं ऊपर। एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया। देन नोटिफिकेशन, इसके नीचे लिखो नोटिफिकेशंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिफिकेशंस? पर्पस क्या है? हाँ, नोटिफाई द चेंजेस और अमेंडमेंट। नोटिफाई चेंजेस और अमेंडमेंट। कई बार क्या होता है कोई कानून बन जाता है बट उस कानून को अप्लीकेबल नहीं किया जाता। कानून के लास्ट में लिखा दे जाए दिस लॉ विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड। ये वर्ड सुना होगा ना नोटिफाइड। तो उसके लिए क्या इशू हो जाता है, विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी लिख देना इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत नहीं, लॉ ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ आपको अप्लीकेबल करवाना है। आपके इंस्टीट्यूट के भी नोटिफिकेशन आते हैं टू मेक एनी चेंजेस। जैसे अभी 3 अटेम्प्ट है सीए वालों के लिए, इंस्टीट्यूट को लग रहा है 4 देने चाहिए, हर क्वार्टर में हर एक को मौका मिलना चाहिए। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट को क्या नया लॉ नहीं बनाना है, सिर्फ अटेम्प्ट इंक्रीज करने। लॉ में उनको पावर दे रखी है, आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हो, हर महीने में भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो। तो हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ क्या करेगा, दे विल नोटिफाई दैट फ्रॉम सो एंड सो डेट देयर विल बी 4 एग्जाम्स ड्यूरिंग दिस, 4 एग्जाम्स। बट डेट नोटिफाई करना पड़ेगा। डेट नोटिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन कब से ये लागू है। ठीक है, तो ये नोटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलर, उसके नीचे लिखो सर्कुलर्स फॉर गिविंग अ क्लैरिटी, फॉर गिविंग अ क्लैरिटी ऑब्लिक रिमूविंग एम्बिग्यूटी बोल सकते हो या कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी। सो फॉर दिस पर्पस वी नीड्स अ सर्कुलर्स। ये वर्ड पहले आया है कभी आपके सिलेबस में, सर्कुलर्स? नहीं, कहाँ पर? हाँ, यूजुअली हर लॉ में इसकी जरूरत पड़ती है, वी नीड्स अ सर्कुलर्स, बिकॉज कई बार लॉ बन जाता है बट वी डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दैट लॉ, सो वी मे गेट अ कंफ्यूजन। जैसे मैंने बोला होगा, लेट्स से कई बार हम सैटरडे को सेशन होता है और जाते जाते हर फैकल्टी बोलते हैं चलो कल मिलते हैं 8:30 बजे। सर चले, कुछ कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन? कल संडे, बट जनरली हम बोलते हैं ना कल का मतलब, बट एक्चुअली सर को कल सेशन रखना ही था। तो सर बोलेंगे मैंने क्या बोला था कल, कपिल सर बोलेंगे क्या बोला था मैंने सैटरडे को बोलेंगे मैंने कल क्या बोला था, कल मिलते हैं 8:30 बजे। इसका मतलब क्या है, एक आम आदमी क्या है, कल का मतलब कल ही होता है, ऐसा होता है क्या परसों? तो मैंने क्लियरली बताया था कल 8:30 बजे मिलना है, मतलब कल मतलब संडे आना चाहिए था। मान लो सर को उस दिन सेशन नहीं था, थोड़े बहुत बच्चे आ भी गए, सिंसियर नीतीश आ गया और थोड़े बहुत आ गए, और फिर मंडे सर आपने बोला था ना, अरे तो पागल है,
तेरे को समझना चाहिए कल संडे। जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर कब है? मंडे को। तो एक बार ये किस्सा हो चुका है मान लो, फिर अगली बार फिर से किसी और सैटरडे को सर ने बोल दिया कि कल मिलते हैं, कल सब लोग आना 8:30 बजे, और सर चले गए। अब इस बार थोड़ा सा हम लास्ट में सिलेबस के, तो एक्चुअली कल का मतलब उस वक्त क्या होगा? कल मतलब संडे ही होगा। स्टिल यू आर हैविंग एम्बिग्यूटी, फिर से गालियाँ खाएगा। मैं संडे को आ गया और मंडे को बोला मैं आया था, नाउ यू आर हैविंग अ कंफ्यूजन। शायद सर से नहीं पूछोगे, नीचे स्टाफ को, अथर्व बघ ना उद्या लेक्चर आहे का कंफर्म कर, तू मैसेज डाल। अब जो मैसेज डाल दिया जाएगा इसको कहा जाएगा सर्कुलर, बिकॉज देयर वाज सम एम्बिग्यूटी बिटवीन द स्टूडेंट्स कि कल लेक्चर है नहीं है, थोड़ा डाउटफुल है, कल का मतलब क्या है, मंडे है ये नहीं पता नहीं। तो अब लेक्चर डाला जाएगा कल संडे को लेक्चर नहीं है ऐसा, या कल संडे को लेक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर। तो लॉ में कई बार हमारे कंफ्यूजन्स बनेंगे, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर दिया जाता है, और ये सर्कुलर्स में उस चीज़ की क्लैरिटी आती है। तो यहाँ पे आप लिख देना कौन इशू करता है इसे, कहता हूँ इशूड बाय, सर्कुलर्स के सामने लिखो इशूड बाय सीबीडीटी, सीबीडीटी फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सीबीडीटी, जो सर्कुलर्स इशू करती है। और नोटिफिकेशन किसने इशू किए थे? ये दोनों अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट, सीबीडीटी ये गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद लॉ किसने बनाया था? लॉ, पार्लियामेंट। ये तीनों अथॉरिटीज अलग अलग, ध्यान रखना। जो सीबीडीटी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए उनके पास लॉ कहाँ से आता है? एडमिनिस्ट्रेशन का रूल से आता है। तो हमारे नियर बाय में जितने भी इनकम टैक्स ऑफिस है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम सीबीडीटी संभालती है, इसके लिए वहां पर आपको नजर आएगा बोर्ड सीबीडीटी। जैसे यहाँ पर नियर बाय ऑफिस है सीबीडीटी का, इनकम टैक्स जीएसटी, ये वाला नहीं, संभाजी चौक, वहां से राइट तरफ एलआईसी की तरफ जाते हो तो आगे एक पुलिस स्टेशन है, वो एग्जैक्टली कॉर्नर में जो है वो है कस्टम जीएसटी का ऑफिस, या एक्साइज भी आप बोल सकते हो। उसके एग्जैक्टली बगल में है वो है इनकम टैक्स का ऑफिस, दैट इज सीबीडीटी। वहाँ पे कहीं ऐसे चले गए पुलिस स्टेशन में कभी जा रहे हो, या उस रोड से जा रहे हो, या रेलवे स्टेशन की तरफ आप जा रहे हो, तो थोड़ा बाहर से गेट में से देख लेना ये कौन सा ऑफिस है। फर्स्ट यू विल फाइंड द जीएसटी डिपार्टमेंट, उसके एग्जैक्टली सीबीडीटी का ऑफिस आपको मिल जाएगा। और क्या काम हो सकता है सर्कुलर का? देखो, लेट से लॉ में काफी सारी जगह पे ड्यू डेट्स दे रखी है। जैसे आपके पेरेंट्स को जो आईटीआर फाइल करना है उसकी ड्यू डेट है, किसी को आइडिया व्हाट आर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द आईटीआर? ड्यू डेट फॉर लॉ वाली जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, अभी इस साल वो एक्सटेंड हुई थी, 31 जुलाई 2025 ले लेता हूँ मैं अभी फिलहाल, लेट से 26 भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेट से लॉ ने बोला है कि 31 जुलाई से पहले आपको आईटीआर भर देना चाहिए, वरना हम 5,000 की पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? सो दिस आईटीआर कैन बी फाइल्ड मैन्युअली एज वेल एज ऑनलाइन ऑल्सो। 5 लाख से जो नीचे वाले हो आप मैन्युअली भी भर सकते हैं। मैन्युअली समझ में आता है, पूरा फॉर्म भर देना, साइन कर देना, और हमें कहाँ जाना है? संभाजी चौक में, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे जाके सबमिट करके आना है, स्टैंप लेके। तो लेट से 31 जुलाई को आपने वो फॉर्म प्रिपेयर कर लिया और आप डिपार्टमेंट में चले गए। बाहर जाके देखा तो गेट बंद था, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला था। वो बोल रहा है सर आज ऑफिस बंद है। मैंने बोला क्यों? बिकॉज आज सर संडे है। आज क्या है? इसलिए ऑफिस बंद है। अरे वो मेरे को जमा करना था, लॉ में क्या लिखा है? 31 जुलाई को मुझे आईटीआर सबमिट करना है, नहीं किया तो 5,000 की पेनल्टी। अब आज तो संडे, क्या वो संडे वो सिक्योरिटी वाले ले सकते हैं? ला मैं साइन करके दे देता हूँ,
उसको ऑफिशियली अंदर जाके जमा करना पड़ता है। आजकल वो थप्पा भी लेते हैं, उसके ऊपर एक स्टिकर आ जाता है प्रॉपर, जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बोलेगा अंदर वो ऑफिसर है क्या, देख कोई नहीं सर, मैं अकेला हूँ यहाँ। ठीक है, फिर खुलेगा कब ऑफिस? कल आ जाओ, मंडे 1 अगस्त 2025 को। सबमिट कर दिया मैंने, बट सबमिट करने वाला इंसान बोल रहा है सर आपको 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू इज यूर थिंकिंग कि 1 अगस्त को मैं वो जमा करने जा रहा हूँ ITR, 5,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी? आई मीन ऑफ सेइंग यस, लगनी चाहिए 5,000 की पेनल्टी, हाथ ऊपर करो। 5,000 का पेनल्टी लगाना चाहिए, नोबडी सेज। एक लगनी चाहिए, लावली पाहिजे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है? नहीं लगनी चाहिए, रीजन बताओ लास्ट बेंच, क्यों नहीं लगाना चाहिए पेनल्टी? हाँ, उस दिन वो गया था, संडे को गया था जमा करने के लिए, तो वो तो अपना काम कर रहा है टाइम पे। हाँ, वो अथॉरिटी की गलती है ना, यू डिफेंड उसको बता, हाँ मतलब नहीं, थी तो सगळ्यांना माहिती बाय, ये बाय लॉ आपको सबको पता होना है, 2-3 महीने नहीं, पहले से 1 साल से ही पता होना चाहिए आपको कि हर साल 31 जुलाई को ड्यू डेट है ही। डिफेंड करो आप, उसके पक्ष में और भी बाकी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आधी जायला काय प्रॉब्लेम आहे नितेश, तुला माहित नाही का संडेच्या आधी फ्रायडे पण असतो, सॅटरडेला बंद असतो, सैटरडे संडे बोथ, दोनों दिन बंद रहता है। फ्राइडे को जा सकते थे आप। क्यों ऐसा, क्या सर्कमस्टेंस ऐसा होगा? वो गर्लफ्रेंड के साथ कैफे शॉप में गए थे और फिर वहां से वहां आने वाला था सर, तो फ्राइडे में जाने में क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी मैंने एक ही दिन दिया, अचानक से बोला 2 दिन में जमा करो, अरे 8 दिन पहले भी तो आ सकते थे आप। व्हाट शुड बी द लॉ? बोल रहे हैं ना, फ्राइडे को जा सकते थे मैडम। मतलब आपको आखिरी दिन पे ही काम करना है, लास्ट दिन पे ही काम करना है। इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है क्या? इंस्टीट्यूट को तो हम फ्राइडे नहीं थर्सडे को जाके जमा कर देंगे, कौन टेंशन लेगा? ठीक है, तो ऐसे केस में दिक्कतें आती है, तो ऐसे केस में लॉ के पास सब लोग चले गए, सर हम 31 जुलाई को ही आए थे सब लोग, मेरे पास और 10 लोग थे। तो हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, तो आपका ऑफिस या तो खोल दो वरना पेनल्टी माफ। सो दिस इज अ कंफ्यूजन ऑब्वियसली कि क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से व्यू है। इनका भी वैसे सही है, क्या गलत है इसमें कि फ्राइडे को भी तो जा सकते थे आप, अगर आपको ऑलरेडी पता है। बैंक कभी ऐसा एक्सेप्ट करती है क्या? सैटरडे संडे बंद था तो मंडे को आपने वो EMI जमा किया, इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगा दी, तो ये वाला व्यू आप इनकम टैक्स में क्यों नहीं ले रहे हो? सो अगेन ये व्यू था, इसलिए डिपार्टमेंट ने थोड़ा एसएससी के फेवर में एक सर्कुलर इशू हुआ है, ऑलरेडी काफी पुराना है, दैट इफ इन एनी ड्यू डेट, इफ देर इज अ पब्लिक हॉलीडे, मे बी सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, दिवाली वगैरह कुछ भी होगी, कोई भी त्योहार आ गया, नेक्स्ट वर्किंग डे वुड बी ट्रीटेड एज अ ड्यूटी। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपके फेवर में दिया, इसलिए ठीक है, चलो अच्छा हो गया। हो सकता है वो प्रीवियस डे भी बोल सकती थी, बट उन्होंने हमारे फेवर में दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो अब इस हिसाब से अगर हम मंडे को ये जमा करते हैं तो ये क्या माना जाएगा? विद इन ड्यू डेट। व्हाट अबाउट द पेनल्टी? नहीं लगा, बट सिर्फ 1 तारीख, नेक्स्ट वर्किंग डे वुड बी ट्रीटेड एज अ ड्यू डेट। अगर आप 2 तारीख को चले गए तो पेनल्टी लगाई जाए। तो यहाँ पे एक दिन आपका कंसेशन दिया है, बट इसके ऊपर अभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आ चुका है। आजकल ये सारे ITR ऑनलाइन फाइल होते हैं, तो उन्होंने खुद एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, ऑन संडे वी आर वर्किंग, ऑन संडे ऑनलाइन वर्किंग है हम सब लोग। तो अभी ऑनलाइन सिस्टम में अगर संडे को ये 31 जुलाई आ रहा है और 1 अगस्त को अगर आपने भर दिया तो पेनल्टी लग जाती है। क्यों? ऑफिस चालू है ऑनलाइन, वैसे भी आप ऑनलाइन ही भरने वाले हो, तो हाँ, बट इफ इट इज अ फिजिकली सबमिटेड, फिजिकली अप्लीकेबल था तो 1 अगस्त का आपको मिल।
ठीक है, इज द क्लैरिटी। नेक्स्ट, सर्कुलर का मतलब समझ में आ गया। जहां पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि ड्यू डेट है तो अभी क्या करें, संडे आ गया तो क्या, आधे जन बोलेंगे अगले दिन पे भरो, आधे जन बोलेंगे फ्राइडे को भरो। सो दिस इज क्लैरिफाइड। नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजंस, इसका काम क्या होता है? दिस इज द कोर्ट केसेस whenever there is a dispute in the law, interpretation of the law, तो उस केस में आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है और कोर्ट यूजुअली हाई कोर्ट तक फैक्ट्स ऑफ द केस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये सुने होंगे वर्ड, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ में नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड करने का जो मौका होता है वो आपको हाई कोर्ट तक होता है, एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट। जिससे एक सिंपल वाली चीज समझ लो, यहाँ पर सिग्नल अभी चालू ही है, यहाँ पे आपका नाम लावण्य यहाँ पे सिग्नल पे खड़ी है, कार चला रही है मान लो वो, थोड़ी फार येत असेल ना, थोड़ी फार, हाँ ठीक है, नहीं येत पण प्रयास प्रयास कर रही है, अभी वो नया नया सीख रही है। आगे ग्रीन सिग्नल चालू हो गया, उसने फर्स्ट गियर डाला, जोर से रेस दबा दिया बिकॉज सिग्नल ओपन था। लेफ्ट की तरफ से और कोई महिला जा रही थी टू व्हीलर, उड़ा दिया, जो उड़ने की उड़ा दिया। अब बताओ, पहला इसमें क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्या लावण्य ने उसको उड़ाया या नहीं? इट इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाउ विल प्रूव दिस? कैसे इसने उड़ाया? बोले मैंने नहीं, वो आ गई और वो मुझसे टकराई, मैं एक ही जगह पर खड़ी थी, मैंने तो ब्रेक लगा दिया था, उसको नहीं पता उसने एक्सीलेटर दबाया था। वो बोल रही मैंने ब्रेक दबाया था, सामने वाले उधर की तरफ से आई। तो अभी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज किसने किसको उड़ाया, इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो इसके लिए कैमरा काम में आ जाएंगे, महिता होगी, नहीं नहीं इसने ही उड़ाया है, मैं बाजू में ही खड़ी थी। तो आपको एविडेंस भी मिल गया। तो ये सारे एविडेंस को कलेक्ट करके ये बताया जाता है ये इसकी कार से उसकी कार को ठोकर लगी, इसको कहा था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब अगला सवाल ये आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा, इसने कार को तो उड़ा दिया, एग्री, इसने भी एग्री कर दिया, हाँ वो गलती से इधर का उधर पाँव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी? हाँ उसका रेड था, मतलब अगर कोई बीच में ऐसा आता है तो आपका हक बनता है उड़ा दो उसे। नहीं, आपके पास लाइसेंस, सीख रही थी तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अभी आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस मिलने के बाद भी आप सीख रही थी, ऐसा अज्यूम करो यू आर हैविंग अ लाइसेंस, क्या लगता है सजा मिलनी चाहिए? उसके पास लाइसेंस है, घर पे रहेगी फिर वो। अगर वो ना ही टूटी तो फिर ये नहीं उड़ा, मतलब इसकी गलती नहीं है तो डैमेज पे करेगी ना, देखने क्यों बैठी? अभी उसका पाँव भी टूट गया तो क्या डैमेज पे करेगी वो, नया पाँव थोड़ी ला के देगी वो। थोड़ी ज्यादा हो गई इंजरी ऐसा मान के चलो, नॉर्मल पड़ के गिर गया तो वहीं सेटल कर देंगे हम, ये ले 500 रुपये, मेजर एक्सीडेंट है। अब ये ऐसा भी है, कोई बोलेगा सर सामने वाले की गलती है, तो बोलेगी सर उसका रेड सिग्नल फिर भी वो बीच में आ और फास्ट आई थी वो, मैंने उड़ाया नहीं है। सो दिस इज नॉट द इंटेंशनल। लॉ ये देखेगा वेदर इट इज इंटेंशनल और नॉट, से इट इज नॉट इंटेंशनल, ये मिस्टेक, ये एक्सीडेंट। पर मान लो अगली बार भी आ गई है, महिता है वो बहुत गुस्से वाली है, हर बार ऐसे कोई बीच में आया तो उसने जानबूझकर उड़ा दिया। अब कैसे ढूंढोगे इंटेंशन था? आई विल आइडेंटिफाई, फिर उसके दिमाग में जाके पूछते कि इंटेंशन। कई बार होता है ना, हम भी गुस्से में आते जानबूझकर, हम भी कई बार ऐसे करते हैं, थोड़े बहुत रेयरली करते हैं ऐसा जानबूझ के। तो यहाँ पर इंटेंशन ढूंढना पड़ेगा। इंटेंशन मान लो एक्सीडेंट भी है तो सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे आपको अज्यूम करने चाहिए। वो अचानक से आई है, वहाँ पे वो खड़ी थी, ये काफी दूर थी, फिर भी वहां से आके उड़ा दी। जो टाइम गैप कि एक आम आदमी उस गाड़ी को रोक सकता था बट इसने नहीं रोका और फिर भी उड़ा दिया।
तो इंटेंशन भी नहीं था उसको, मैंने बोला ब्रेक और एक्सीलेटर का प्रॉब्लम हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये दो चीज़ होती है, फैक्ट पहले चोरी किया है नहीं किया है, जैसे किसी ने यहाँ से कुछ उठा लिया, उसने चोरी किया है नहीं किया ये ढूंढना, मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ चोरी किया है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए लॉ के अनुसार, लॉजिक, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये सारे जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, ये आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं मुझे लॉ पता ही नहीं, इसलिए मैंने ये इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरा, मैंने जीएसटी नहीं भरा। हो सकता है इस केस में उसे कम पेनल्टी लगाई जा सके, ठीक है। सो दीज आर द जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। इसको आप इसके नीचे लिख देना जजमेंट्स, यहाँ पे अथॉरिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको फाइनल लेवल पे वैसे तो, कि क्या अथॉरिटी होती है कि जब आप ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है तो आप अपील में जा सकते हो नहीं जा सकते। तो पहला यहाँ पे लिख देना, क्योंकि ये बाद में रिपीट नहीं होगा एंड ऑफ द सिलेबस तक। व्हेनेवर देयर इज अ केस फर्स्ट ऑर्डर इज पास बाय यू, ऑर्डर ये लिख के रख देना, ऑर्डर पास बाय एओ का मतलब है असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर। ये एक ही बार होगा, ये बाद में कभी रिपीट नहीं होने वाला। ऑर्डर पास बाय एओ मतलब पहली अथॉरिटी, ठीक है। तो मान लो आपकी केस ओपन हुई है, जैसे आपके पेरेंट्स आईटीआर फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट का एक नोटिस आ गया ऑन सम बेसिस, जो शायद डेटा आपका नहीं भी था, कि आपकी एक एफडी है, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया और टैक्स लगा दिया। क्या ये आपके फेवर में ऑर्डर है क्या? नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपील में जाना पड़ेगा। कि ये आपको एओ की ऑर्डर पसंद नहीं आई तो आपको अगले अपील में जाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है कमिश्नरेट अपील। बीच ब्रैकेट में अपील लिख देना, या ए लिखोगे तो भी चलेगा। कमिश्नर अपील, इसके पास हम जाएंगे टू गेट द जस्टिस। इसने भी हमें जस्टिस नहीं दिया, ये भी डिपार्टमेंट का ही आदमी है बट हायर अथॉरिटी वाला है। देन विल गो टू द आईटीएटी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, ठीक है। इनके पास हम चले गए कि सर ईओ ने ऑर्डर पास नहीं किया हमारे फेवर में, इसने भी गलत पास कर दिया, अभी आप हमें जस्टिस दे दो, इसने भी जस्टिस नहीं दिया। नेक्स्ट हाई कोर्ट, इसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे मुंबई, आईटीएटी तो पुणे में था, कमिश्नर भी पुणे में है। और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर अगर हमें पसंद नहीं आता है तो सुप्रीम अथॉरिटी इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये सारे आपको फैक्ट से जाना पड़ेगा, और एंड फाइनली यू विल गेट द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है वो फाइनल होता है, दिस बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड, मतलब पूरे इंडिया में ये अप्लीकेबल हो जाता है। व्हाट अबाउट द जजमेंट पास्ड बाय द हाई कोर्ट? प्राइमा फेसा दीज आर अप्लीकेबल फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओनली। ऐसा कोई जजमेंट है जो महाराष्ट्र, मतलब मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो कहाँ अप्लीकेबल होगा? सिर्फ महाराष्ट्र। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैक्ट्स के ऊपर दो अलग अलग जजमेंट्स आ जाते हैं, महाराष्ट्र में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा। तो वैसे तो कानून है महाराष्ट्र में अगर वो जजमेंट पास हुआ है तो उसकी अप्लीकेबिलिटी महाराष्ट्र में ही, गुजरात वाले की गुजरात वाले, जब तक कि किसका डिसीजन नहीं आ जाता। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो पूरे इंडिया में वो अप्लीकेबल, बाकी अपोजिट वाले जितने भी जजमेंट्स वो कैंसिल हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब तक आपको पता ही नहीं है तब तक उसका केस लॉ समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक जीएसटी वाला दे देता हूँ। आप घर में वो पैराशूट ऑयल का बॉटल यूज करते होंगे, राइट, ब्लू कलर वाला। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? एक ब्लू कलर का बॉटल है पैराशूट वाला, सबके घर में होगा वो। व्हाट इज द यूज?
सर पे लगाते हो आप, आया ना? यूजुअल वही है, या कोई अननेसेसरी बॉडी के ऊपर भी कई बार यूज हो सकता है। बट उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है इट इज एडिबल ऑयल। क्या लिखा है उसके ऊपर? खाने में भी नहीं, खाने के लिए ही यूज करना है उसको। हाँ, तो उसके ऊपर लिखा है एडिबल ऑयल। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? रीजन बीइंग, जो तेल बेचने वाली कंपनी है पैराशूट वाली, तो उनको ये पता है जो एडिबल ऑयल है उसके ऊपर 5% जीएसटी। कितना? 5%। और जो कॉस्मेटिक है, जो सर पे वगैरह बॉडी पे लगाने के जो तेल है, उसके ऊपर 12% जीएसटी। पहले 18 भी हुआ करता। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर हमने उसको एज अ कॉस्मेटिक ऑयल उसी बॉटल को बेच दिया कि सर पे लगाने का तेल है, तो कितने परसेंट से जीएसटी लग जाएगा? 12%। तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और वैसे भी वो कंपनी को उसका फायदा नहीं है। हम सामने वाले से 5 के बदले 12 ले रहे हैं, और वो 12 किसको जमा करेंगे? गवर्नमेंट को। वैसे भी उसमें कंपनी का भी फायदा नहीं, ना ही तो कस्टमर का है। इसलिए कंपनी ने आइडिया निकाला कि उसको बोल दे कि एडिबल ऑयल, और कितने रेट से वो ऑयल बेच रही है? 5%। ठीक है। अब ये ऐसा चालू है धंधा काफी सालों से, ये पुराने वैट में भी था। अब डिपार्टमेंट ने रेड कर दी वहां पर कंपनी में। नाउ द डिपार्टमेंट्स कंटेंशन दैट दिस इज नॉट एडिबल ऑयल, दिस इज द हेयर ऑयल। पैराशूट कैसा है? हाँ, तो डिपार्टमेंट ने अगर ये प्रूव कर दिया ये हेयर ऑयल है, डिपार्टमेंट को कितने परसेंट से जीएसटी मिलेगा? और कंपनी का कहना क्या है? एडिबल है। तो हम कितने रेट से देंगे? इन दोनों के बीच में फाइट चल रही। नाउ यू आर द लॉयर। कितने लोगों को लग रहा है कि ये एडिबल ऑयल है? हाथ ऊपर करो। एडिबल ऑयल। बाकी लोगों का हेयर ऑयल। तो आप डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यू करो कि वाई यू आर सेइंग इट्स अ 12%। आर्ग्यूमेंट करो 5% वाले से, क्योंकि आप डिपार्टमेंट की तरफ से हो। तुम ही जज में हो। जो कुछ नहीं बोलेगा वो जज होगा फिर। क्या मार्केट है? अच्छा, उनको बोल लेते, उस वकील को बोल लेते। 1 मिनट नीतीश, हाँ, उनके वकील को बोल लेते। हाँ, ऐड की थी, हाँ। तो कम डिपार्टमेंट का कहना ऐसा है, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि जब भी आप ऐड करते हो पैराशूट वाले, तब हेयर ऑयल करके आप ऐड करते हो, तो एक्चुअली इसको हेयर ऑयल के कैटेगरी में डालना चाहिए, और 12% से आपको जीएसटी पे करना चाहिए। अभी आप बताओ। तो बाल नहीं होते, वो गंजी होती है औरत। अच्छा, टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला ये प्योर कोकोनट ऑयल है, खाने में यूज किया जाए, उसमें कोई केमिकल्स नहीं। एक्चुअल में भी आप खाने में यूज कर सकते हो। हाँ, तो ग्रीन, हाँ, खाने का है, खाने के लिए रहता है, हाँ। हेयर वाले बोलो अभी। नहीं बोलना पड़े, देखो सही गलत हमें नहीं डिसाइड करना, यू हैव टू जस्ट आर्ग्यू। वकील का काम, एज अ सीए का काम आर्ग्यूमेंट करना होता है। झूठ भी होगा वो, तो भी उसको हमें जस्टिफाई करके देना। किस? हाँ, तो डिपार्टमेंट अब तक हमें पता नहीं था ऐसा हो रहा है, तो आज रेड मारने के बाद पता चला। हम तो वो ऑयल यूज नहीं करते। नहीं, मैं हूं ना अपोज के लिए, कि मुझे आज पता चला कि ऐसा आप फ्रॉड कर रहे हो, तो ऐसा मतलब नहीं कि जब से आप फ्रॉड कर रहे हो तब से मुझे ढूंढना पड़ेगा। चोरी आप 10 साल से कर रहे हो, ऐसा मतलब है मुझे पीछे जाके पकड़ना है कि नहीं? आज पकड़ेगी तो आज भी मैं पकड़ूंगा, और पनिशमेंट पिछले 10 साल की मिलेगी आपको। डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि जब भी आप इसे बेचते हो, देखो एडिबल ऑयल जो भी होता है वो कैसे आता है, व्हाट इज द पैकेजिंग? पाउच में होता है, या उसकी एक बिस्लरी की बॉटल की तरह बॉटल होती है? ये कैसी बॉटल आप बेच रहे हो ऐसे छोटे वाले?
मर्सिडीज वाला चाबी इतना बड़े डब्बे में ला के दे तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि चाबी नहीं है। दूसरा, कितने लोग ऐसे कि जो खाने के लिए यूज करते हैं? पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे, तो आप में से कोई यूज करते हैं एडिबल ऑयल करके? वो पैराशूट, आज मम्मी तेल नहीं है, काम करो बॉटल में मस्त आमलेट बना दे उससे एकदम अच्छे वाले। वेदर एनीबडी इज यूजिंग? आंसर। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स थे, बट द शायद जो कंपनी का लॉयर होगा वो स्ट्रांग होगा, उसने ज्यादा पैसा लिया होगा, और डिपार्टमेंट के लॉयर को थोड़ा पैसा दिया होगा, तो चुप बैठ, तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करना, एक दो पॉइंट बोल देना, चुप बैठना। सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंपनी लॉयर कि सर हमने उसके ऊपर एडिबल ऑयल करके लिखा है, बॉटल के ऊपर क्या लिखा है? एडिबल। ये तो जनता पागल है कि जो सर पे लगा रही। हमने तो बोला भी हुआ है कि उसके ऊपर एडिबल ऑयल करके ग्रीन टैग है, उसको आपको खाने में यूज करना है, तो भी उनको पता नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, अगर ऐड की बात करोगे, एक लंबे सुनहरे बालों वाली औरत आती है, बॉटल लेके आती है, बट वो सिर्फ क्या बोलती है? 100% प्योर कोकोनट ऑयल। हमारी इस औरत ने कभी भी नहीं बोला ये सर पे लगाओ, सर लेकिन उसके बाल क्यों है? ऐसा आर्ग्यूमेंट कोर्ट बोल सकता है? सर बाल तो होंगे ही ना उसके, सिर्फ चमक रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो डिपार्टमेंट कह रहे यू आर पुटिंग द कनेक्शन, उस बॉटल का और बालों का आप कनेक्शन दिखा रहे हो, बट हमने वर्ड से थोड़ी बोला है हर औरत के बाल सुंदर होते हैं, इसमें आपके भी जज साहब, आपके भी बीवी के बाल सुंदर होंगे, इसमें कुछ गलत है क्या? अच्छा खाने का, सर आपने वो एड में खाने का नहीं बोला, सर हमने बॉटल पे लिखा है कि खाने के लिए है, और हमने बोला है कि 100% प्योर है, आप खाने के लिए यूज करना चाहिए था। इस द सेकंड बॉटल का पैकेजिंग, सर फॉर कन्वीनियंट, वो हमने एक ऐसा दिमाग लगा है कि सर क्या होता है, बड़ा वाला बॉटल होता है तो ज़्यादा ऑयल आ जाता है, हम सेफ्टी भी देख रहे हैं, हेल्थ भी देख रहे हैं, तो कम ऑयल आना चाहिए उस बॉटल में से, इसलिए हमने निप थोड़ा छोटा कर दिया। ऑल दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जज साहब ने मान लिया, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, उसको पैसे दिखा के चुप बैठा दिया आगे। सो डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ये काफ़ी ऊपर तक गया था, ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट है। यस दिस इज ट्रीटेड एज एडिबल ऑयल, एडिबल ही माना जाएगा, और इसके ऊपर कितना रेट लगाया जाएगा? 5%। सेम जजमेंट हैज़ बीन अप्लाइड बाय पतंजलि ऑल्सो, रामदेव बाबा ने भी सेम जजमेंट अप्लाई कर दिया, उसने भी ऐसे एक बॉटल बनाया अलग वाला, जो सर पे ही लगाने का तेल है, पैकेजिंग वगैरह ऐसा कर दिया, उसके ऊपर भी छोटे अक्षरों से लिख दिया इट इज एडिबल ऑयल, बट मुझे लगता है कोई भी जनता उसको एडिबल, इमरजेंसी में शायद साउथ वाले यूज करेंगे, बिकॉज दे यूजेस कोकोनट ऑयल। महाराष्ट्र में तो आई थिंक इम्पॉसिबल है कि हम कोकोनट ऑयल डाल के कोई सब्जी बना दें। तो बट यस दिस इज द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, जो हमें एक्सेप्ट करना है, जो आज भी होगा। हाँ लेकिन उन्होंने कई बार, देखो एक पैराशूट की और एक बॉटल आती है, जैस्मिन ऑयल, कैन वी से इट इज एडिबल ऑयल? उसके ऊपर लिखा भी एडिबल ऑयल, बट नहीं, लिखा तो नहीं है, बट वी कैन नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग, वो नहीं यूज हो सकता, तो उसके ऊपर 18, 28, 12 जो भी रेट है वो आपको। तो ऐसे जजमेंट आते हैं, तो जज भी, कई बार आपने मूवी में देखा होगा, जज का सिर्फ काम क्या होता है, जो भी आगे से आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेना। शायद वो इलॉजिकल भी हो सकता है, कई बार लॉजिकल भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं, सर थोड़ा गलत ही लग रहा है वैसे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है या नहीं है? जजमेंट तो आगे, बट फिर भी आप एक आम आदमी के हिसाब से सोचोगे तो पैराशूट ऑयल ये एडिबल है ही नहीं, इसको हेयर ऑयल करके ही यूज़ किया जाता है, तो इसके ऊपर रेट कितना होना चाहिए? 12%, 12 ही होना चाहिए, बट ये इलॉजिकल ऑर्डर हो चुका है, तो इसको ऐसे ही फॉलो करें। अब इसके आगे जाके हम क्या करेंगे? टेक्निकली हाउ यूल आर्ग्यू फॉर दिस, जब तक कि वो किसी एड में ऐसा नहीं लिख देते हेयर ऑयल, गलती से भी उन्होंने हेयर वर्ड यूज कर दिया तो पकड़े जाएंगे, फिर 12 या 18 चले, बट हमारे दिमाग में वही है, आज भी बॉटल सामने आई मतलब हेयर ऑयल आपका, ठीक है। सो दिस इज अ जुडिशियल डिसीजन। तो जब तक आपको ये पांचों छह चीजें जब तक पता नहीं है, तब तक आपको इनकम टैक्स का ज्ञान नहीं है, ऐसा माना। यू कैन नॉट से आई नो ओनली द इनकम टैक्स एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस है
रूल्स का, जुडिशियल जजमेंट भी। वैसे ही मेरे पास सिमिलर कोई कंपनी आ गई ऑयल वाली, सर हम ऑयल कैसे बेचें? अरे बेचो ना पैराशूट की तरह, एक्चुअली सर पे लगाने के, लेकिन आप पैकेजिंग उसके ऊपर 100% प्योर वगैरह सब लिख देना जो खाने का तेल है, और आप उसको बेचो, विल चार्ज द 5%, इसका फायदा हो सकता है। सर्कुलर, सर ड्यू डेट था, गलती से नेक्स्ट डे आ गया, पब्लिक हॉलीडे था, यहाँ पे जमा करना था, वही ऑफिस चल जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे यू कैन यूज। फाइनेंस एक्ट, ये जानना जरूरी है। फाइनेंस एक्ट में क्या लिखा गया है? टैक्स रेट्स। अगर आपने 2024 पढ़ा है सिर्फ, 25 मुझे नहीं पढ़ना, तो आपको जो भी इनकम टैक्स रेट्स या स्लैब रेट्स होंगे वो कौन से पता होंगे? सिर्फ 2024 के। अपडेटेड नहीं रहोगे, 25 वाला पता नहीं, तो आप टैक्स एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलो यहीं तक ही रुकते हैं। आपको एक मैं होमवर्क दे देता हूँ पढ़ कर आने के लिए। पेज नंबर 1 पढ़ के आ जाना, पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3 भले ही हमारा नहीं हुआ है, ये ए वाई पी वाई हो चुका है, इसको आप पढ़ के आ जाना, और ये फॉर्मेट, ठीक है, पेज नंबर 3 वाला। टुमारो विल स्टार्ट विद द स्लैब रेट्स, ओल्ड एंड न्यू वाले हम स्टार्ट कर देंगे, तो कल से हमारा प्रैक्टिकल्स पार्ट चालू हो जाएगा।